मुझे बताओ राधा, तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरे घर की मालकिन इस राख में रोटियां क्यों सेक रही है? जब तक तुम्हारा ये फौजी पति जिंदा है, कोई भी मेरी राधा की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज मैं उन सबकी वो हालत करूंगा कि उनकी आने वाली पुश्तें भी कांप जाएंगी। क्या होता है जब सरहद पर देश के लिए गोलियां खाने वाले फौजी के पीठ पीछे उसी का परिवार उसकी जान से प्यारी पत्नी की जिंदगी नर्क बना दे। यह दर्दनाक कहानी है फौजी विक्रम और उसकी पत्नी राधा की। विक्रम 5 साल तक दुश्मनों से लड़ता रहा और पीछे से लालची सास और देवर ने राधा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। पेट की आग बुझाने के लिए वह मासूम शमशान की राख में रोटियां सेकने को मजबूर हो गई। जब विक्रम मेडल लेकर लौटा और उसने शमशान में राधा का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर उस फौजी ने ऐसा क्या देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी? अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। सूरज की पहली किरण अभी गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ी ही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे राधा गुमसुम खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसका पति विक्रम अपनी फौजी वर्दी पहनकर सरहद पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उनकी शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने ही बीते थे। राधा के हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था और विदाई का यह क्रूर पल उसके सामने आ खड़ा हुआ। विक्रम कमरे से बाहर आया। उसकी चौड़ी छाती पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी थी, पर दिल के एक कोने में अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाने का दर्द भी था। उसने राधा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। राधा एकदम से मुड़ी और विक्रम के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, फौजी की पत्नी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए राधा। मैं तो देश की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। राधा ने सिसकते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रम। आपके बिना मैं इस बड़े से घर में कैसे रहूंगी? विक्रम ने मुस्कुराकर राधा का चेहरा ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछे। उसने कहा, तुम अकेली कहाँ हो मेरी जान? घर में माँ है, मेरा छोटा भाई सुमित है। ये लोग तुम्हें बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखेंगे। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। विक्रम को अपने परिवार पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उसे लगता था कि जिस तरह वह राधा से प्यार करता है, उसका परिवार भी राधा को अपनी बेटी मानेगा। पर विक्रम नहीं जानता था कि वह जिन लोगों के भरोसे अपनी जान से प्यारी पत्नी को छोड़कर जा रहा है, वह इंसान नहीं बल्कि लालच के अंधे भेड़िए हैं। विक्रम ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने नाटक करते हुए विक्रम के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी दुल्हन का पूरा ख्याल रखूंगी। सुमित ने भी आगे बढ़कर विक्रम को गले लगाया और कहा, भैया आप बेफिक्र होकर ड्यूटी पे जाओ, भाभी को कोई तकलीफ नहीं होगी। विक्रम ने अपना भारी बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। राधा चौखट पर खड़ी तब तक उसे देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गया। राधा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर से उसकी जान निकाल कर ले गया हो। विक्रम के जाते ही घर का माहौल एकदम से बदलने लगा। शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही विक्रम के जाने को 1 महीना बीता, सास और देवर का असली चेहरा सामने आने लगा। राधा सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती और सबके लिए खाना बनाती, लेकिन सास को राधा का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। अगर सब्जी में नमक थोड़ा सा भी कम हो जाता तो सास पूरी की पूरी थाली आंगन में फेंक देती थी। वह चिल्लाकर कहती थी कि तूने तो हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ में ऐसा क्या देखा जो तुझे इस घर की बहू बना लिया। राधा चुपचाप सिर झुकाए सास की गालियां सुनती रहती और बिखरा हुआ खाना समेटती रहती। सुमित जो विक्रम के सामने राधा को भाभी भाभी कहता था, अब वह भी राधा को नौकरानी की तरह ताने मारता था। विक्रम हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह अपनी माँ के नाम पर भेजता था। वह सोचता था कि घर में पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी राधा को कोई तकलीफ हो, लेकिन वह लालची माँ उन पैसों में से 1 भी रुपया राधा को नहीं देती थी। राधा के कपड़े धीरे धीरे फटने लगे थे। जब वह अपनी सास से नए कपड़ों के लिए पैसे मांगती तो सास उसे बुरी तरह डांट कर भगा देती, कहती कि तेरा पति कोई राजा नहीं है जो मैं तुझ पर पैसे लुटाऊं। राधा अपने फटे हुए कपड़ों को सुई धागे से सिलकर पहनती थी। रात को जब सब सो जाते तो राधा अपने कमरे में विक्रम की तस्वीर सीने से लगाकर बहुत रोती थी। वह सोचती कि एक बार विक्रम लौट आए तो वह उसे सब कुछ बता देगी। हर महीने जब डाकिया विक्रम का खत लेकर आता तो राधा दौड़कर दरवाजे पर जाती। विक्रम के खत पढ़कर ही उसे जिंदा रहने की ताकत मिलती थी।
उस खत में विक्रम हमेशा लिखता था कि वह राधा को बहुत याद करता है और जल्द ही छुट्टी लेकर आएगा। वक्त गुजरता गया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, लेकिन फिर अचानक हालात बहुत खराब हो गए। सरहद पर एक बहुत बड़ा तनाव शुरू हो गया था। दुश्मनों की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। विक्रम की टुकड़ी को एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेज दिया गया था, जहां से बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क करना नामुमकिन था। महीने बीत गए, पर विक्रम का कोई खत नहीं आया। उसका पैसा आना भी बंद हो गया। गांव में यह खबर फैलने लगी कि शायद विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस यही वह पल था जब राधा की सास और सुमित के अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग गया। उन्हें लगा कि अब विक्रम तो आने वाला है नहीं, और अगर राधा इस घर में रही तो सरकार की तरफ से मिलने वाला सारा पैसा और जमीन आधा राधा को देना पड़ेगा। एक दिन सुमित ने अपनी मां के कान भरे कि इस औरत को घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर सारी दौलत हमारी हो जाएगी। मां भी इसी मौके की तलाश में थी। वह रात राधा की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। राधा अपने कमरे में बैठी विक्रम की तस्वीर देख रही थी। तभी सास और सुमित गुस्से में उसके कमरे में घुसे। सास ने राधा के हाथ से तस्वीर छीनकर दूर फेंक दी और उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। राधा दर्द से चीख उठी। सुमित ने राधा का सामान उठाकर आंगन में फेंकना शुरू कर दिया। राधा रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा कि मां जी, मुझे मत मारो, मेरा विक्रम जिंदा है, वह जरूर आएगा। आप मुझे इस घर के एक कोने में पड़े रहने दो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी, बर्तन मांजूंगी, पर मुझे घर से मत निकालो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं इस अंधेरी रात में कहां जाऊंगी। लेकिन उन पत्थर दिल इंसानों पर राधा के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। सास ने राधा को जोर से लात मारी। सुमित ने राधा को बाह से पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक ले गया। राधा चीख रही थी, दरवाजे की चौखट को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर सुमित ने उसे एक जोरदार धक्का दिया। राधा सीधा सड़क के कीचड़ में जाकर गिरी। सुमित ने अंदर से दरवाजा बहुत जोर से बंद कर दिया। राधा उस भयानक बारिश में सड़क पर अकेली पड़ी थी। मोटी मोटी बूंदें उसके शरीर को छलनी कर रही थी। वह उठकर फिर से दरवाजे को पीटने लगी। वह चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो सुमित, मुझे अंदर आने दो, मैं मर जाऊंगी। पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोस के लोग भी अपने घरों में सो रहे थे। बारिश के शोर में राधा की चीखें किसी ने नहीं सुनी। पूरी रात राधा उसी दरवाजे के बाहर कीचड़ में सिकुड़ कर बैठी रही। उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। जब सुबह हुई और गांव वाले बाहर निकले तो राधा ने उनसे मदद मांगी, पर सुमित ने पहले ही पूरे गांव में यह झूठी खबर फैला दी थी कि राधा का चरित्र खराब है और उसने उसे किसी गैर मर्द के साथ पकड़ा है। समाज हमेशा औरत को ही गलत मानता है। किसी भी गांव वाले ने राधा की मदद नहीं की। लोगों ने उसे गालियां दी और कुछ ने तो उसे पत्थर मारकर गांव से बाहर भगा दिया। राधा रोती हुई भूखी प्यासी गांव की सड़कों पर भटकने लगी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। कंकड़ और पत्थर चुभने से उसके पैरों से खून बहने लगा था। 3 दिन तक राधा को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। वह सड़क किनारे पड़े जूठे पत्तलों में से खाना ढूंढने की कोशिश करती, पर कुत्ते उसे वहां से भी भगा देते। भूख से उसकी आंतें सिकुड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। चलते चलते वह गांव से बहुत दूर एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। हवा में कुछ जलने की बदबू आ रही थी। राधा ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने गांव का पुराना शमशान घाट था। वहां कुछ दूर एक चिता जल रही थी। राधा उसी शमशान के बाहर एक सूखे पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी वहां शमशान की रखवाली करने वाला एक बूढ़ा चौकीदार आया। उसने राधा की यह दर्दनाक हालत देखी। उस चौकीदार का दिल पसीज गया। उसने अपनी पोटली से एक सूखी रोटी निकाली और राधा के मुंह के पास लगाई। राधा ने अपने कांपते हाथों से वह रोटी ली और ऐसे खाने लगी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। रोटी खाने के बाद राधा ने उस बूढ़े बाबा से हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मुझे यहाँ कोई काम दे दो। मैं बदले में कोई पैसा नहीं मांगूंगी, बस मुझे रोज एक वक्त की रोटी दे देना। चौकीदार ने हैरानी से कहा कि बेटी, यह शमशान घाट है, यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। कोई जिंदा इंसान यहाँ रात को रुकने से भी कांपता है। तुम एक जवान लड़की हो, तुम यहाँ कैसे रहोगी? राधा ने रोते हुए कहा कि बाबा, मुझे अब मुर्दों से डर नहीं लगता, मुझे जिंदा इंसानों से डर लगता है। मुर्दे कम से कम मुझे धक्के मारकर निकालेंगे तो नहीं। राधा की मजबूरी देखकर उस चौकीदार बाबा ने उसे शमशान की सफाई करने और चिताओं के लिए लकड़ियां बीनने का काम दे दिया। उस दिन के बाद से राधा की जिंदगी
उस शमशान घाट तक ही सीमित हो गई। जो लड़की कभी बहुत नाजुक हुआ करती थी, जिसे विक्रम ने रानी बनाकर रखने का वादा किया था, आज वह मुर्दों की राख के बीच अपनी जिंदगी काट रही थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही राधा उठ जाती। वह सबसे पहले उन चिताओं के पास जाती जो रात भर जली होती थी। जब उन चिताओं की राख थोड़ी ठंडी हो जाती तो राधा अपने हाथों से उस राख को इकट्ठा करती। कई बार राख के नीचे दबे हुए गर्म कोयले उसकी उंगलियों को जला देते थे। उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे और उन छालों से खून रिसने लगता था, पर राधा अपने आंसू पोंछकर फिर से काम में लग जाती। दोपहर के वक्त जब सूरज आग उगल रहा होता, तब राधा पास के जंगल में जाकर भारी भारी लकड़ियों के गट्ठर अपने सिर पर उठाकर लाती। कांटे चुभने से उसके पैर पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। उसके कपड़े अब चिथड़ों में बदल चुके थे। वह राख और कालिख के कारण इतनी काली हो गई थी कि कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। शाम ढलते ही जब शमशान में डरावनी आवाजें आने लगती, जंगली कुत्ते भौंकने लगते, तो राधा एक पुराने टीन के शेड के नीचे सिकुड़ कर बैठ जाती। ठंड के दिनों में उसके पास ओढ़ने के लिए कोई चादर नहीं होती थी। वह ठंड से बचने के लिए उसी गर्म राख के पास जाकर लेट जाती थी जहां कुछ देर पहले कोई अजनबी जला होता था। कई बार ऐसा होता कि शमशान में कोई मुर्दा नहीं आता और चौकीदार के पास भी खाना नहीं होता। तब राधा को कई कई दिन भूखा रहना पड़ता। एक बार राधा को 3 दिन तक खाना नहीं मिला था। भूख से उसकी जान निकल रही थी। तब राधा ने पहली बार एक डरावना काम किया। उसने एक चिता की गर्म राख पर एक पुराना लोहे का तवा रखा। उसने चौकीदार से थोड़ा सा सूखा आटा मांगा था। उस आटे को पानी में गूंथकर राधा ने उसी चिता की राख की आंच पर रोटियां सेकी। जब वह रोटी खा रही थी तो उसमें जलते हुए मांस और राख की बदबू आ रही थी, पर भूख के आगे वह बदबू कुछ भी नहीं थी। राधा अपने आंसू पीकर वह रोटी खा गई। हर रात वह शमशान के सन्नाटे में विक्रम को याद करती। वह आसमान की तरफ देखकर रोती और कहती कि विक्रम, तुम कहाँ हो? तुम्हारी राधा किस हाल में है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ऐसे ही दर्द, खौफ और तड़प के साथ राधा ने शमशान में पूरे 5 साल गुजार दिए। दूसरी तरफ सरहद पर विक्रम एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ रहा था। एक रात दुश्मनों ने उनकी चौकी पर अचानक बहुत भारी हमला कर दिया। चारों तरफ बम फट रहे थे, गोलियों की बारिश हो रही थी। यह हार का बम विक्रम और उसके साथियों ने डटकर मुकाबला किया। विक्रम ने अपनी मशीन गन से दुश्मनों की पहली लाइन को पूरी तरह तबाह कर दिया। तभी एक बहुत बड़ा बम आकर विक्रम के बिल्कुल पास गिरा। एक भयानक धमाका हुआ और विक्रम हवा में उछलकर एक गहरी खाई में जा गिरा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले उसे सिर्फ अपनी राधा का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया। जब सेना के बचाव दल ने विक्रम को खाई से निकाला तो उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से सबसे बड़े फौजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसके कई ऑपरेशन किए। गोलियां तो निकाल दी गई, पर सिर में गहरी चोट लगने के कारण विक्रम कोमा में चला गया। 3 साल तक विक्रम उस अस्पताल के बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा। मशीनें उसकी सांसें चला रही थी। डॉक्टर भी लगभग हार मान चुके थे, पर कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की पुकार भगवान को भी सुननी पड़ती है। राधा की वह चीखें और उसकी तड़प शायद हवाओं के रास्ते विक्रम के दिल तक पहुंच रही थी। एक सुबह अचानक विक्रम की उंगलियों में हरकत हुई। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। होश में आते ही विक्रम के मुंह से सबसे पहला शब्द निकला, राधा। डॉक्टरों के लिए यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। विक्रम बहुत तेजी से ठीक होने लगा। उसे जब पता चला कि वह 3 साल तक कोमा में था तो वह बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि उसकी राधा ने उसके बिना इतने साल कैसे गुजारे होंगे। विक्रम ने सरहद पर जो अदम्य साहस दिखाया था, उसके लिए सरकार ने उसे सेना के सबसे बड़े मेडल से सम्मानित किया। जब विक्रम की वर्दी पर वह मेडल सजाया जा रहा था तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सोच रहा था कि जब वह यह मेडल अपनी राधा को दिखाएगा तो वह कितनी गर्व से मुस्कुराएगी। विक्रम पूरी तरह ठीक होते ही लंबी छुट्टी लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। ट्रेन का सफर विक्रम को सदियों जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में बस राधा का ही चेहरा घूम रहा था। वह सोच रहा था कि वह चुपचाप घर पहुंचेगा और राधा को पीछे से जाकर गले लगा लेगा। विक्रम स्टेशन पर उतरा। वहां से उसका गांव ज्यादा दूर नहीं था। विक्रम ने कोई तांगा या सवारी नहीं ली। वह पैदल ही लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके सीने पर वह चमकदार मेडल लगा हुआ था। गांव का वह कच्चा रास्ता उसी शमशान घाट के पास से होकर गुजरता था। शाम का वक्त हो चुका था। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। विक्रम जब शमशान के करीब से गुजर रहा था तो अचानक उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी होने लगी।
उसका फौजी दिमाग, जो खतरे को बहुत जल्दी भांप लेता था, आज एक अलग ही दुख महसूस कर रहा था। विक्रम की चाल अपने आप धीमी हो गई। उसने शमशान की तरफ देखा। चारों तरफ राख उड़ रही थी और एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां एक पुरानी चिता ठंडी हो रही थी और उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। विक्रम की नजर उस चिता के पास पड़ी। वहां एक औरत बैठी हुई थी। वह औरत बहुत ही फटेहाल अवस्था में थी। उसके कपड़े चिथड़े बन चुके थे और वह पूरी तरह से राख और धूल से सनी हुई थी। विक्रम ने थोड़ा और ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने देखा कि वह औरत उस चिता की गर्म राख पर एक लोहे की पुरानी जाली रखकर उसके ऊपर रोटियां सेक रही है। वह राख को नीचे झुककर फूंक मार रही थी ताकि आग सुलग सके और उसकी रोटी पक जाए। यह भयानक और दर्दनाक दृश्य देखकर विक्रम के कदम वही जमीन पर जम गए। उसका दिल पूरी तरह से पसीज गया। उसने सोचा कि कैसी किस्मत है इस दुनिया में। एक तरफ मैं अपनी पत्नी के लिए खुशियां लेकर जा रहा हूं और दूसरी तरफ ये बेचारी गरीब औरत अपनी भूख मिटाने के लिए मुर्दों की राख पर रोटियां बना रही है। विक्रम के अंदर का इंसान जाग उठा। उसने सोचा कि उसके बैग में शहर से लाई हुई मिठाई का एक डिब्बा रखा है। वह डिब्बा वह इस भूखी औरत को दे देगा। कम से कम आज रात इसे राख की रोटी नहीं खानी पड़ेगी। विक्रम धीरे धीरे शमशान के अंदर उस औरत की तरफ बढ़ा। विक्रम के भारी फौजी जूतों की आवाज शमशान की सूखी पत्तियों पर पड़ रही थी। वह आवाज सुनकर वह औरत सहम गई। उसने डर के मारे अपने फटे हुए घूंघट को और ज्यादा नीचे खींच लिया ताकि उसका चेहरा छुप जाए। विक्रम उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही कोमल और दयालु आवाज में कहा कि माई डरो मत, यह मिठाई का डिब्बा रख लो, तुम्हें इस राख पर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। विक्रम की वह आवाज उस औरत के कानों में ऐसे गूंजी जैसे सदियों से प्यासी किसी जमीन पर बारिश की पहली बूंद गिरी हो। उस औरत के हाथ एकदम से रुक गए। वह आधी पकी हुई रोटी राख में गिर गई। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वह औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसने अपने कांपते हुए काले और खुरदरे हाथों से अपने चेहरे का वह फटा हुआ कपड़ा हटाया और ऊपर विक्रम की तरफ देखा। जैसे ही विक्रम की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ से वह मिठाई का डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर गया। डिब्बा खुल गया और सारी मिठाई राख में बिखर गई। विक्रम की सांसें जैसे उसके सीने में ही अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले से जमीन इतनी भयानक तरीके से खिसकी कि उसे लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सिर पर गिर गया हो। वह कोई गरीब भिखारिन नहीं थी। वह कोई अजनबी औरत नहीं थी। वह उसकी अपनी राधा थी, उसकी जान से प्यारी पत्नी राधा। राधा का वह गोरा और चमकता हुआ चेहरा आज शमशान की कालिख और राख से सना हुआ था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी। उसके गालों की हड्डियां बाहर आ गई थी। उसके होंठ सूख कर फट चुके थे। विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक साथ 1000 खंजर उतार दिए हो। विक्रम के गले से एक ऐसी भयानक और दर्दनाक चीख निकली जिसने पूरे शमशान के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। राधा। विक्रम की वह चीख इतनी तेज थी कि शमशान के पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी डरकर उड़ गए। विक्रम उसी राख के ढेर पर घुटनों के बल धड़ाम से गिर पड़ा। वह पागलों की तरह अपने हाथों से राधा के चेहरे को छूने लगा। ये तुम हो राधा, मेरी राधा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? विक्रम फूट फूट कर छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। उसने राधा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। राधा पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका विक्रम सच में उसके सामने खड़ा है। वह विक्रम की वर्दी को अपने हाथों से टटोल रही थी। जब उसे विक्रम के शरीर की गर्माहट महसूस हुई तो राधा के अंदर 5 साल से दबा हुआ दर्द एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। राधा की आंखों से आंसुओं का एक ऐसा समंदर फूटा जिसे रोकना नामुमकिन था। वह विक्रम की वर्दी को कसकर पकड़े हुए थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस विक्रम के चौड़े सीने पर सिर रखकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। विक्रम के गर्म आंसू राधा के उलझे हुए बालों में गिर रहे थे। विक्रम ने राधा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। वह चिल्लाते हुए पूछ रहा था, मुझे बताओ राधा, तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरे घर की मालकिन इस राख में रोटियां क्यों सेक रही है? मेरी माँ कहाँ है? सुमित कहाँ है? राधा हिचकियां लेते हुए रो रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, विक्रम, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। राधा ने रोते रोते विक्रम को वह पूरी कहानी बताई जो उसके जाने के बाद इस जालिम दुनिया ने उसके साथ की थी। उसने बताया कि कैसे खत आना बंद होने पर सास और देवर ने उसे ताने मारने शुरू किए, कैसे उन्होंने विक्रम का सारा पैसा खुद रख लिया और राधा को एक एक दाने के लिए तरसाया, और फिर उस खौफनाक बारिश की रात का जिक्र किया जब सुमित ने उसे लात मारकर घर से निकाल दिया था और उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया था।
राधा ने बताया कि कैसे वह 5 साल तक इस शमशान में लकड़ियां बीनकर एक सूखी रोटी के लिए तड़पती रही। राधा के मुंह से एक एक शब्द विक्रम के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। राधा की बातें सुनकर विक्रम का दुख अचानक एक बहुत ही भयंकर क्रोध में बदलने लगा। उसका खून उबलने लगा। जो फौजी दुश्मनों की गोलियों और तोप के गोलों से नहीं डरा, वह अपनी पत्नी का यह दुख सुनकर अंदर से टूट गया था, पर अब वह गुस्सा बनकर बाहर आ रहा था। विक्रम की आंखें एकदम लाल हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए अपनी वर्दी की आस्तीन ऊपर की। उसने राधा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से उठाया। राधा डर रही थी। उसने कहा कि विक्रम, वहां मत जाओ, वो लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं, वो मुझे फिर मारेंगे। विक्रम ने राधा की आंखों में देखा और एक बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज में कहा, जब तक तुम्हारा ये फौजी पति जिंदा है, कोई भी मेरी राधा की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज मैं उन सबकी वो हालत करूंगा कि उनकी आने वाली पुश्तें भी कांप जाएंगी। विक्रम अपनी उसी फटेहाल और राख से सनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़े हुए शमशान से बाहर निकला। वह पूरे गुस्से में लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसका सीना तना हुआ था और मुट्ठियां कसी हुई थी। रास्ते में जो भी गांव वाला उन्हें देखता, वह विक्रम की लाल आंखें और उसका वह खौफनाक रूप देखकर डर के मारे रास्ते से हट जाता। किसी की भी विक्रम से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लोग फुसफुसा रहे थे कि विक्रम तो मर चुका था, यह वापस कैसे आ गया। कुछ ही देर में विक्रम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे अपने भारी फौजी जूते से इतनी जोर से लात मारी कि वह भारी लकड़ी का दरवाजा अपनी चौखट से उखड़कर सीधा आंगन में जा गिरा। अंदर आंगन में विक्रम की मां और सुमित आराम से चाय पी रहे थे। दरवाजे के इतनी भयानक आवाज के साथ टूटने से वह दोनों डरकर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने जब सामने देखा तो दरवाजे के पास विक्रम खड़ा था और उसके ठीक पीछे वही राधा खड़ी थी जिसे उन्होंने 5 साल पहले शमशान की राख में धकेल दिया था। सुमित के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया। मां का मुंह खुला का खुला रह गया। विक्रम को जिंदा और वर्दी में देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे साक्षात काल उनके सामने खड़ा हो। मां ने अपने आप को संभाला। उसके चेहरे पर डर था, पर उसने झूठे आंसू निकालते हुए नाटक करना शुरू किया। वह दौड़ती हुई विक्रम की तरफ आई। मेरा बेटा आ गया। तू इतने साल कहाँ था बेटा? हमने तुझे कितना याद किया। मां ने जैसे ही विक्रम को गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, विक्रम ने अपनी बांह से इतनी जोर का झटका दिया कि मां दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम की दहाड़ से पूरा घर कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा, खबरदार! जो मुझे छूने की कोशिश की, जो औरत एक मासूम लड़की को भयानक बारिश की रात में सड़क पर कुत्तों की तरह मरने के लिए फेंक सकती है, वो किसी की मां नहीं हो सकती। तू एक कलंक है। सुमित यह सब देखकर डर के मारे पीछे के दरवाजे से भागने लगा, पर विक्रम की फुर्ती के आगे वह कहां टिकता। विक्रम ने एक ही छलांग में उसे पकड़ लिया। विक्रम ने सुमित का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। विक्रम ने कहा, मैंने तुझे अपना घर सौंपा था, अपनी इज्जत सौंपी थी, और तूने उसे राख बना दिया। विक्रम ने सुमित को बहुत जोर से जमीन पर पटका और अपने फौजी जूतों से उसे इतनी बेदर्दी से पीटना शुरू किया कि सुमित मुंह से खून थूकने लगा। सुमित दर्द से चीख रहा था और विक्रम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। मां भी घिसटती हुई विक्रम के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दे, हम लालच में अंधे हो गए थे। पर विक्रम का दिल अब पूरी तरह से पत्थर हो चुका था। उसने कहा कि तुमने मेरी राधा पर तब रहम नहीं खाया जब वह तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा रही थी, जब वह एक एक रोटी के लिए मुर्दों की राख में जल रही थी, तब तुम्हारी ममता कहां मर गई थी। आज तुम्हें कोई रहम नहीं मिलेगा। विक्रम ने घर का सारा सामान उठा उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बर्तन, कपड़े, कुर्सियां सब सड़क पर फेंक दिया। बाहर गांव वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। विक्रम ने सुमित का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे से बाहर सड़क पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे भी धक्के मारकर उसी कीचड़ में गिरा दिया जहां उन्होंने राधा को गिराया था। विक्रम ने दरवाजे पर खड़े होकर पूरे गांव वालों के सामने चीखते हुए कहा कि तुम सबने तमाशा देखा था जब मेरी पत्नी को इस घर से निकाला गया था। तुम सबने उसे गालियां दी थी। आज सुन लो सबके सब। आज के बाद अगर किसी ने भी इस घर की तरफ या मेरी राधा की तरफ देखने की हिम्मत भी की तो मैं इस पूरे गांव को शमशान की राख में मिला दूंगा। पूरा गांव डर के मारे थर थर कांप रहा था। किसी के मुंह से एक भी शब्द निकालने की हिम्मत नहीं हुई।
विक्रम ने अपने घर का टूटा हुआ दरवाजा उठाया और उसे अटकाकर अंदर से बंद कर लिया। सास और देवर बाहर सड़क पर रोते रह गए। अब उनके पास ना रहने को घर था और ना ही कोई पैसा। उनकी किस्मत अब बिल्कुल वैसी ही हो गई थी जैसी उन्होंने राधा की बनाई थी। विक्रम ने अंदर आकर राधा को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने हाथों से राधा के चेहरे की वह सारी कालिख और राख साफ की। उसने कहा कि अब तुम्हें कोई दुख नहीं छू सकता मेरी राधा। मैं आ गया हूं और मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। राधा की आंखों से अब दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू बह रहे थे। 5 साल की वह खौफनाक और काली रात आज हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। एक पति का प्यार जीत गया था और लालच पूरी तरह से हार चुका था। दोस्तों, आपको विक्रम का यह फैसला कैसा लगा? क्या उसने अपनी माँ और भाई को घर से निकालकर सही किया या उसे उन्हें एक मौका और देना चाहिए था? अगर आपके आसपास भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपके दिल में कोई ऐसी कहानी है तो मुझे कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर विक्रम और राधा की इस दर्दनाक कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबको यह पता चले कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है और बुरे कर्मों की सजा इसी दुनिया में मिलती है। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही भावुक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।